आज पढ़ा जाएगा साउंड। जैसे कि हम बोल रहे हैं, ये भी एक साउंड का हिस्सा है ना? हिस्सा नहीं है भाई, एकदम हिस्सा है। हम बोल रहे हैं और आप सुन पा रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, ये साउंड का एक पार्ट है। तो ये चीज बाद में पढ़ेंगे। पहले हम साउंड के बारे में कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि साउंड क्या होता है, साउंड है क्या। देखो, तो अगर मैं सम कुछ लिखूं ऐसे करके पॉइंट वाइज लिखूं, साउंड क्या है? आप लोग बोलते हो कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहला बात तो यही होता है कि साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये सभी जानते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है? मीन्स ये है कि जो साउंड है ये कहीं ना कहीं एनर्जी प्रोड्यूस करती है या फिर एनर्जी के थ्रू ही बना हुआ, इसीलिए क्या बोल रहे हैं हम? फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरा हम ये बोलेंगे जो साउंड का स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट in different mediums, different मीडियम। अच्छा, डिफरेंट मीडियम का मतलब क्या है? यहां जो हम मीडियम लेंगे वो मीडियम हम तीन तरह का लेंगे। पहला जो मीडियम हम लेंगे वो हो सकता है आपका एयर हो, एयर मीडियम। लिक्विड ले सकते हैं हम एक, और एक ले सकते हैं सॉलिड। ठीक है, यह मीडियम, तीन मीडियम लेंगे। हम जब एयर का बात करेंगे, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकेंड। कहीं कहीं 330, 34 लिखा होता है तो एप्लीकेबल है। लिक्विड के अंदर 1500 के आसपास, ये वैल्यू सब अप्रोक्स है। और सॉलिड में अप्रोक्सीमेटली 5000 मीटर। ये सारे मैंने लिखा है, ये सारे वैल्यू अप्रोक्स है, ये किसी पर्टिकुलर सॉलिड का नहीं है। सॉलिड मींस आयरन है, कोबाल्ट, निकल है, इस तरह का। तो हम किसी का नहीं बोल रहे, हम जस्ट बोल रहे हैं कि इन सॉलिड इट इज अबाउट 5000 मीटर पर सेकेंड। इन वाटर और लिक्विड वी कैन से 1500 मीटर पर सेकेंड। एंड एयर दैट इज वैक्यूम, सॉरी एयर में बात करेंगे। सवाल यह है कि जो साउंड है इसका स्पीड अलग अलग मीडियम होता है, तो सर जी इसका स्पीड वैक्यूम में कितना होता है? स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम ये कितना होता है? तो ये होता है 0। मींस साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है, साउंड नीड मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। तो साउंड वैक्यूम में जाएगा नहीं तो स्पीड उसका होगा नहीं। हम यहां पे एक बात क्या लिखेंगे? साउंड नीड मीडियम, साउंड नीड मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। ओके, साउंड नीड मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, चाहे वो एयर मीडियम हो, चाहे वो लिक्विड मीडियम हो, चाहे वो सॉलिड हो, बस मीडियम उसको चाहिए होगा। ओके, ये हो गया। साउंड जो है ना एक वेव की तरह चलता है, ऐसे कर, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे वेव क्या होता है। जो साउंड है एक वेव की तरह चलता है, तो साउंड इज अ वेव। साउंड की तरह क्या है? साउंड इज अ वेव, साउंड इज अ वेव। साउंड एक वेव है। नाउ सवाल यह कि कौन सा वाला वेव है? कौन सा वाला वेव है? तो हमारे पास दो तरह की वेव होती हैं। हमारे पास यहां पर बेसिकली दो तरह की वेव होती हैं। एक वेव को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक को बोलते हैं मैकेनिकल वेव। दो वेव से हम लोग पहला को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरा को बोलेंगे हम लोग मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव का मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब होता है वैसी वेव्स जिनको चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता है। ओके, मीडियम
नहीं चाहिए, मतलब इस वेव को चलने के लिए डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, इस वेव को चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। जैसे कि मान लीजिए लाइट है, लाइट को मीडियम चाहिए होता है? नहीं, लाइट तो वैक्यूम में भी चला जाता है, इंफ्रारेड वगैरह होता है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? मींस नीड मीडियम, नीड मीडियम मींस वैसा वेव जिसको चलने के लिए मीडियम चाहिए हो, दोस्तों क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव बोलते हैं। अब बताइए साउंड कैसी वेव है? साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। साउंड कैसी वेव है? इज अ मैकेनिकल वेव। बात समझ में आ गया? ये साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। तो ये छोटी मोटी इंफॉर्मेशन थी साउंड के बारे में, ठीक है, जो हम साउंड यहां पर पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में साउंड का मीनिंग क्या है, हमारा कोर्स में क्या है, ठीक है। प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन एयर, प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन एयर। एयर में साउंड कैसे प्रोपगेट करता है, ये हम कैसे समझेंगे? तो इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल हम करेंगे। आप एक मान लीजिए यहां पर बहुत सारा एयर है ना, एयर का ऐसे लेयर लगा हुआ है, चलो मान लेते हैं ऐसे करके, ऐसे करके बहुत सारा ये सब एयर का लेयर है मान लीजिए आप, ठीक है, मान लीजिए एयर लेयर। और किसी ने यहां पर एक ट्यूनिंग फॉर्क जो इस शेप का होता है, यू शेप का होता है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्यूनिंग फॉर्क। इस ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करवाया। अच्छा, ट्यूनिंग फॉर्क में इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टेम। और ये क्या? ये है प्रोंज। प्रोंज है। तो जब मैं ट्यूनिंग फॉर्क को स्टक करूंगा तो ये वाइब्रेट करेगा। क्या करेगा? वाइब्रेट। साउंड कैसे बनता है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी का वाइब्रेशन। साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ बॉडी। कैसे होता है? वाइब्रेशन ऑफ बॉडी। तो यहां पर हम जो ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक करेंगे तो क्या करेगा? ये वाइब्रेट करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। जब ये साउंड प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा? यहां का जो एयर का लेयर है वो चिपक जाएगा, फिर बाद में फैलेगा, चिपकेगा। मतलब सीन क्या होगा? यहां जो एयर है वो काफी घना हो जाएगा, बीच में ऐसे फांका हो जाएगा, फिर सामने कुछ आएगा ऐसे चिपक जाएगा, बीच में फिर ऐसे करके फांका हो जाएगा, और ये ऐसे चलता रहेगा। तो जहां पर ज्यादा एयर कंबाइन है, जहां पर ज्यादा गैदरिंग है, इसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन। इसको बोला जाता है ये आपका कॉम्प्रेशन है। और जहां पर एयर का मॉलिक्यूल्स कम है, ज्यादा स्पेस फैला हुआ है, इस एरिया को बोलते हैं रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन। तो इस तरीके से जो आपकी साउंड वेव वो कैसे मूव करती है? इन अ फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन। कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन। तो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल से ट्राई करते हैं देखने का क्या ये चीजें हम लोग इसको रियल लाइफ में देख सकते हैं क्या। चलो आ जाओगे बात, इधर जाओ, ठीक है, देखते हैं कि होता कि नहीं होता। इधर आइए, ठीक है, पकड़िए इसको थोड़ा सा। ओके, तो ये जो वेव है, हम यहां से एक फोर्स लगाएंगे। जो वेव है ना ऐसी आएगी ना, जहां पर वेव कॉम्प्रेशन होगा, कुछ वेव चिपक जाएंगे, हम इसे फोर्स लगाते हैं तो ये वेव यहाँ पर ट्रेवल करेगी। जो वेव है ना ऐसी आएगी ना, जहां पर वेव कॉम्प्रेशन होगा, कुछ वेव चिपक जाएंगे, कुछ वेव फैलेंगे ऐसे करके, ऐसे किया तो यहां कुछ फैलेंगे, चिपकेगा, और यहां कुछ फैलेगा, और ऐसे वेव क्या होगा? ऐसे वेव ट्रैवल करेगा। वेव क्या होगा? ट्रैवल करेगा। तो ये था एग्जांपल ऑफ, मतलब कि जो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन है ये इजीली हो सकता है, इजीली हो सकता है, इसको हम ऐसे देख सकते हैं। ओके, तो ये रहा आपका कंप्रेशन, मतलब जहां पर
जहां पर वेव्स जाके कंबाइन हो रहा है, जहां पर एयर का प्रेशर ज्यादा है, ये जो होता है कंप्रेशन, यहां क्या बोलेंगे, एयर प्रेशर हाई रहता है, एयर प्रेशर इज हाई, और यहां पर क्या होगा, लो, यहां क्या होगा, यहां पर लो होगा। चलिए इसको लिखिए एक बार, उसके बाद दिखाते हैं और। चलो, तो साउंड वेव में जो अगला कॉन्सेप्ट है, हम जो साउंड वेव है, जैसे कि साउंड में आपको क्या दिखेगा कि व्हाट इज एम्पलीट्यूड, व्हाट इज टाइम पीरियड, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है, वेव फॉर्म कैसे बनता है। तो इसको समझने के लिए जो हम सबसे जो छोटा जो एग्जांपल लेते हैं वो लेते हैं सिंपल पेंडुलम का। तो हमने यहाँ पे सिंपल पेंडुलम ड्रॉ करके रखा है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, ये इसका एक रिजिड सपोर्ट है और यहां से हमने एक पेंडुलम बनाया हुआ है। इस पेंडुलम का जो स्ट्रिंग का लेंथ होता है, ये स्ट्रिंग की लेंथ है, ये स्ट्रिंग है, यहां पर स्ट्रिंग है, और इसका लेंथ कहां से लेते हैं, इसके सपोर्ट से लेकर के इस बॉब के सेंटर तक का लेंथ को हम लोग स्ट्रिंग का लेंथ बोलेंगे। ओके, चाहे वो इसमें हो चाहे वो इसमें हो, हमने ड्रॉ कर दिया। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है आपका बॉब, ये बॉब है, जो यहाँ पर जो भी यहाँ पर जो सॉलिड मास जो उसको हम हैंग करके रखे हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बॉब, उसको बोलते हैं बॉब। तो अब ये जो बॉब है, ये बॉब ऑसिलेट करेगा, ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। इसको हम हल्का सा फोर्स लगा के छोड़ देंगे, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, मतलब ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा, टू एंड फ्रो करेगा। तो हम इसके वेव नेचर को पढ़ेंगे। ये जो पॉइंट है यहां पर, जब पेंडुलम अपने इनिशियल पॉइंट पर हो, जब वो कहीं पे डिस्प्लेस ना हो, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग मीन पोजीशन। ये क्या आपका, ये मीन पोजीशन है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये ओ पोजीशन है, तो ओ को हमने क्या बोला, जो ओ पॉइंट था ना, ओ मतलब मेन पोजीशन, ओ मेरा मेन पोजीशन है। उसके बाद यहां पर मान लेते हैं ये पॉइंट ए रहा होगा और ये पॉइंट बी रहा होगा। जब ये बॉब यहां से चल करके इस तरफ आएगा, जितना दूर ये जा सकता है, इसको हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। तो बी एक्सट्रीम पॉइंट है, इधर पीछे भी आएगा तो ए भी एक्सट्रीम पॉइंट हो गया। तो हमने यहां लिखा ए चाहे बी, ये क्या हो गए, ये हो गए आपके एक्सट्रीम पॉइंट, ये हमारे एक्सट्रीम पॉइंट है। अब इनको लिखने का फायदा क्या, हम स्ट्रिंग पॉइंट या जो भी है ये सब क्यों लिख रहे हैं, देखो इसमें जो टर्म्स होते हैं इनको हम डिफाइन करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे कि व्हाट इज ऑसिलेशन, क्या होता है, व्हाट इज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉब। क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉब ऑफ पेंडुलम, बॉब ऑफ आपका जो पेंडुलम बॉब है, ये कैसे ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, दैट इज नोन एज टू एंड फ्रो मोशन, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। नाउ जब ये बॉब अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, उसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो नया वर्ड आपके लिए क्या आ गया एम्पलीट्यूड। वो क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, the maximum displacement on the either side of simple pendulum is called amplitude। जितना दूर ही जा सकता है वो शुरू किया, इतना दूर गया, ये इसका एम्पलीट्यूड है। अच्छा, तो इसको लिखते कैसे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, और इसका यूनिट क्या होता है, देखो ये तो एक डिस्टेंस है ना, कितना दूर गया, इट्स अ डिस्टेंस। सो यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड is
मीटर इज मीटर। इसको हम लोग ऐसे मीटर लिख लेंगे, ये लेंथ में होता है, मीटर मापते हैं। तो ये रहा मेरा एम्पलीट्यूड। नाउ एम्पलीट्यूड विल डिसाइड कौन सा बॉडी ज्यादा लाउडनेस है और कौन सा बॉडी कम लाउड है। एम्पलीट्यूड कौन डिसाइड करता है? एम्पलीट्यूड करता है। इसके बाद में जो अगला टर्म होगा वो होगा आपका, जो नेक्स्ट टर्म होगा वो होगा आपका टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? देखो टाइम पीरियड का मतलब क्या है, आपके स्कूल में होता है पीरियड, आप बोलते हो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। इसका मतलब क्या है? जो पहली पीरियड है वो 45 मिनट के बाद खत्म होगी, फिर एक अगला पीरियड होगा, फिर अगला होगा, फिर अगला होगा। मतलब जो पीरियड आपके स्कूल में चल रहा है वो 45 मिनट चल रहा है। मतलब कि जो अगला टीचर है वो 45 मिनट बाद चेंज हो जाएगा, हो जाएगा। तो इन सेम केस अगर कोई मोशन हो रहा है, अगर कोई मोशन हो रहा है तो वो मोशन अपने आप को कितने सेकेंड के बाद, चाहे कितने टाइम के बाद चेंज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। या फिर कितने बाद कंप्लीट कर रहा है, कितने बाद वो कंप्लीट कर रहा है। तो व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट one oscillation, one complete oscillation, one complete oscillation। अच्छा, व्हाट इज वर्ड मैंने बोला आपको ना, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। इसका मतलब क्या है? देखिए मतलब ये है कि जब मान लीजिए आपका बॉब अब यहां पर है, ये बॉब चल किधर गया, बीत गया और यहां फिर ऊपर आ गया, इट्स नॉट अ कंप्लीट। ये पहले फिर इधर आएगा, इधर आएगा और फिर भी तक जाएगा, तब जाकर होगा एक ऑसिलेशन होगा। फिर ऐसा मान लीजिए कि बॉब यहां पर है, बॉब पॉइंट ए पर है, वो चल करके ऐसे गया और यहां से फिर यहां आ गया, ये हो गया आपका वन। ठीक है, तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको लिखते किसे? रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टे। यूनिट क्या होता है इसका? सेकेंड। टाइम है ना ये, तो सेकेंड होगा। तो ये रहा आपका टाइम पीरियड। जो नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, वो होता है फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? देखो जिसको लेना आप पढ़ लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई आप, है ना, क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं 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 नहीं, आपको नहीं लेना। ठीक है, बोलिए, ले लिया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट पुट द हेडिंग फ्रीक्वेंसी। अरे व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई भी काम कितना ज्यादा बार बार हो रहा है, कितना जल्दी हो रहा है, तुम कितना फ्रीक्वेंट हो। अगर आपका क्लास हफ्ते में 3 दिन है तो क्लास की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। आप बोलोगे सर जी क्लास का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, मतलब कि हफ्ते में 5 क्लास कर दीजिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि कोई भी काम कितना जल्दी हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। हमारा वीक क्या है, जो मेरा पूरा सप्ताह है, ये मेरा एक टाइम पीरियड है, इसमें आपका हम 3 क्लास ले रहे हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी की है? 3 क्लास पर वीक। ये फ्रीक्वेंसी हुई ना, 3 क्लास पर वीक। मैं बोलूंगा नहीं, हम अगले मंथ से आपका हम 5 क्लास लेंगे, दैट इज 5 क्लास पर वीक। हम बोलेंगे 9 लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है पगला। ओके, पॉसिबल ही नहीं है 5 क्लास, मतलब जो भी है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब कि एक बॉब जो है ना, वो 1 सेकंड में कितना बार इधर से इधर गया, कितना बार गया, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मींस द नंबर ऑफ oscillation completed in 1 second। in 1 सेकेंड में कितना बार ऑसिलेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय एफ, छोटा एफ, बाय छोटा एफ। एंड
एंड यूनिट इज हर्ट्ज। ठीक है, ये साइंटिस्ट है, सिंबल इज Hz। अच्छा, इसका एक और होता है यूनिट, उसको बोलते हैं साइकिल पर सेकेंड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? साइकिल पर सेकेंड इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये रहा मेरा फ्रीक्वेंसी। अब जो अगला सवाल है भैया कि फ्रीक्वेंसी तो सर पढ़ लिया। देखिए, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में कहीं ना कहीं झोल झाल है। क्या झोल झाल है? यहां बोल रहा है कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ये बोल रहा है कि एक बार 1 सेकंड में कितना ऑसिलेट हो गया। समझे? कुछ तो लोचा है ना। टाइम पीरियड मींस टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में कितना बार ऑसिलेट कर रहा है। तो झमेला हो यहाँ पर। तो कैसे सॉल्व करेंगे? हेडिंग लगाएंगे रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। दो वर्ड है यहां पर, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। इन दोनों बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? तो एक बात समझिए, आपसे मैं एक बात पूछते हैं। यहां देखिए, इन टी सेकेंड मान लेते हैं, इन टी सेकेंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 होगा, दैट इज इक्वल टाइम पीरियड। इन टी टाइम, अरे एक ऑसिलेट करने में कितना टाइम लगा? 1 ऑसिलेशन, कितना टाइम लगा? तो टी टाइम लगा, दैट इज इक्वल टाइम पीरियड। बट इफ आई राइट 1 सेकेंड में कितना बार गया, तो 1/t सेकेंड जाएगा। 1/t ऑसिलेशन हुआ, 1/t ऑसिलेशन। अच्छा, 1 सेकेंड में जितना बार आप ऑसिलेट किए उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसका मतलब 1/t क्या है? 1/t f के बराबर है। 1/t किसके बराबर है? f के बराबर है। ऐसे समझिए कि आप टी टाइम में एक बार ऑसिलेट किए, टी टाइम में एक बार ऑसिलेट किए। हम बोल रहे हैं कि 1 सेकेंड में कितना बार करेंगे? 1/t करेंगे। मींस 1 सेकेंड में आप 1/t टाइम्स ऑसिलेट कर रहे हैं। अरे भैया, 1 सेकेंड में जितना ऑसिलेट की, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब कि 1/t क्या है? फ्रीक्वेंसी है। क्या है? ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। ऐसा समझ में? तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अब बताओ दोनों में संबंध कैसा है? बोलेगा बहुत गहरा है। अरे पगला, उल्टा है। क्या है? उल्टा। देखो, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली ऑफ 1/t दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इफ टाइम पीरियड इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज। अब सवाल समझिए, सवाल एक ये है कि अगर हम किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड बढ़ा देंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? मतलब पेंडुलम स्लोली चलेगा, स्लोली चलेगा। इफ यू इंक्रीज द टाइम पीरियड, मतलब पेंडुलम ऐसे है, तब ऐसे ऐसे आएगा। और टाइम पीरियड कम कर दो, ऐसे ऐसे बाबू, मतलब ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, तेजी से करेगा। समझे आप? टाइम पीरियड बढ़ाइए, फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी कम होगा। इसे मान लीजिए, एक सवाल लिखते हैं बच्चों सा। ठीक है, अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है कि टाइम पीरियड है ना, टी का मान दिया हुआ है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड दिया, बताइए इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? तब क्या बोलेंगे? सर जी फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t होता है 1/5, मतलब के कितना? 0.2 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 0.2 हर्ट्ज, 0.2 हर्ट्ज हो गया। समझे आप? तो वैसे आप निकाल सकते, मतलब कि आपका जो, अगर आप टाइम पीरियड 5 सेकंड है तो बॉब कितना बार घूमेगा 1 सेकंड में? 0.1 टाइम में घूम पाएगा, मतलब एक बार भी नहीं घूम पा रहा, एक बार भी नहीं वो जा पा रहा है। समझे आप? बीच में रुक जाएगा बेचारा। ठीक है, चलो अगला लिखिए हेडिंग वेवलेंथ। व्हाट इज वेवलेंथ? व्हाट इज वेवलेंथ? अच्छा काम करिए, उसके पहले ना इसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे वेव दिखता कैसा है। ठीक है, साउंड एक वेव है, तो वेव का जो मतलब दिखता है, वेव कैसा दिखता है? वेव देखिए कभी जिंदगी में? रोज दिखता है। कहां? पानी में। ठीक है, देखो, तो ये हम वेव बनाएंगे।
और समझाते हैं वेव बनता कैसे है। ठीक है जी। हेल्प ऑफ सिंपल पेंडुलम हम लोग ट्राई करते हैं साउंड का वेव बनाने का। साउंड का वेव बनाने का, एक साउंड का वेव दिखता कैसे। जैसे मान लीजिए कि ये एक रस्सी है, ठीक है, इधर आइए तो देखते हैं कैसा वेव बनता है। वो दिखाते हैं कि एक्चुअल में वेव बनता कैसे है। ओके, तो ये थोड़ा सा इसको दूर रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाथ उठाइए, इसको दिख रहा है ये। देखो यहां जो वेव बनेगा वो हम इसको इसके थ्रू पढ़ेंगे, कैसा वेव बनने का ट्राई करेगा। जब बॉब ये अपने पॉइंट पर था, तो ये उसका पॉइंट था, ये ओरिजिन था। ये क्या, ये वेव का ओरिजिन है, ये बॉब का ओरिजिन है, सॉरी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है बॉब का। जैसे जैसे बॉब आगे की तरफ गया, ऐसे जा रहा है ना, इसका क्या होगा, हाइट बढ़ेगा। देखो ये देखो, ये वेव ऐसे करके यहां आ गया, हाइट बढ़ा, तो ये बॉब ऐसे ऊंचा बढ़ते 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 कहां चला गया, ये चला गया अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर। ये इसके एक्सट्रीम पॉइंट है, ये अकॉर्डिंग टू पेंडुलम ये एक्सट्रीम पॉइंट है। जब ये यहां पहुंच गया, फिर ये पीछे आएगा, फिर ये पीछे आएगा, और ये आस्ते आस्ते नीचे आ गया, नीचे आ गया। जब ये यहां पहुंचा, फिर से कहां पहुंच गया, ये पहुंच गया अपने ओरिजिन पॉइंट पे पहुंच गया। लेकिन जब दोबारा ये पीछे आएगा तो आपको दिखेगा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल नीचे ऐसे आएगा, फिर पहुंचेगा अपने हाईएस्ट पॉइंट पे। ये पॉइंट ए होगा, बेसिकली ये पॉइंट बी है ना, यहां गया था पहले, ये फिर से पीछे आया तो पॉइंट ए पर आया, फिर ये यहां से यहां लौट के आएगा, फिर ये यहां से यहां तक लौट के आ गया, यहां पहुंच गया, तो ये फिर से कहा हो गया, फिर से वो पॉइंट पर आ गया, आया। तो इस पूरे को बोलते हैं एक वेव, ये एक कंप्लीट वेव है, कंप्लीटली वन वेव, कंप्लीटली वन वेव। अब इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, ये जो लेंथ है ना, इसी लेंथ को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड है, ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड है। ये मतलब जितना ज्यादा बड़ा होगा साउंड, उतना ही बड़ा ज्यादा लाउड प्रोड्यूस करेगा। बाद में सिखाएंगे कि एम्पलीट्यूड और लाउडनेस कैसे डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा कि साउंड का एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा, लाउडनेस उतना ही ज्यादा होगा। तो ये साउंड का एम्पलीट्यूड है। मान लेते हैं यहां पर लिखा हुआ है पी क्यू, तो पीबी क्या है, पीबी एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। और यहां पर साउंड कैसा है, यहां पर साउंड 0 है। अरे पॉइंट तो यहां पर आ गया ना, कोई साउंड नहीं है, कोई साउंड नहीं है। जब पॉइंट यहां पर आया, ये देखिए, ये भी क्या है, एम्पलीट्यूड, लेकिन ये उल्टे साइड में, इट्स ऑल्सो एम्पलीट्यूड, बट ये किधर है, ये उल्टे साइड की तरफ है, ये नेगेटिव है ये। उसके बाद फिर से बॉब यहां पहुंच गया, तो ये कंप्लीट वन वेव ट्रेवल कर लिया। ओके, किस किस पॉइंट पे साउंड नहीं आएगा, तो इस वाले पॉइंट पे साउंड नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, और यहां पॉइंट पे साउंड नहीं आएगा। साउंड कहां कहां आएगा, बाकी सब पॉइंट पर आएगा। सबसे ज्यादा कहां पर आएगा, पॉइंट बी और पॉइंट ए पर आएगा। अच्छा, पॉइंट बी का एक नाम होता है, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। तो ये क्रेस्ट एंड ट्रफ कहानी खत्म। तो व्हाट इज वेवलेंथ, व्हाट इज वेवलेंथ। अगर मैं इस व्यू थोड़ा सा और आगे से एक्सटेंड कर दूं ऐसे करके, तो यहां जो क्रेस्ट बनेगा, अगला जो बनेगा, और ये क्रेस्ट है ना, ये भी क्रेस्ट है ये, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। ये मेरा वेवलेंथ होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव क्रेस्ट आइदर ट्रफ, यानी नीचे बनेगा, ये वेव ऐसे फिर से नीचे आएगी, से जाएगी, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव क्रस्ट और ट्रफ इट्स कॉल्ड वेवलेंथ, इट्स कॉल्ड वेवलेंथ। और इसको लिखते कैसे हम लोग, इसको लिखते हैं सिंबल लैम्डा। ये सिंबल क्या होता है, इसको हम लोग लैम्डा सिंबल बोलते हैं, और इससे हम लोग वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।
अगले वीडियो में हम लोग इसका और भी अगला पार्ट पढ़ाई करेंगे।